हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 22 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फास्फोडिएस्टर बॉन्ड निम्नलिखित जैव अणुओं में देखे जाते हैं। फास्फोडिएस्टर बॉन्ड निम्नलिखित में से किन जैव अणुओं में देखे जाते हैं? याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एंडीज मच्छर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। रूट कैप किससे प्राप्त होता है? रूट कैप किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन से रूट कैप प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर है, रेशम के कीड़े खाते हैं। रेशम के कीड़े खाते हैं, याद रखिएगा, शहतूत के पत्तों को खाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? इसका सही जवाब है संभावित अंतर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, क्लोरोफिल अणुओं में एक पॉरीफ्रीन जैसी वलय संरचना होती है जो एक केंद्रीय रूप से स्थित होती है। क्लोरोफिल अणुओं में एक पॉरीफ्रीन जैसी वलय संरचना होती है जो एक केंद्रीय रूप से स्थित होती है। इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम परमाणु। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, एनी फ्रैंक किस देश से संबंधित है? एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनी फ्रैंक डच से संबंधित हैं, ये डच वासी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 8 नंबर है, लखनऊ समझौते के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और गलत की पहचान करें। लखनऊ समझौते से संबंधित 4 कथन है, इन 4 में से एक कथन गलत है। वो कौन सा कथन है? तो देखिए, कथन ए है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता है। तो यह कथन गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से ऊपर वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा के लिए माप की एक इकाई कौन सी है? पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु से ऊपर वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा के लिए माप की एक इकाई है डॉप्सन यूनिट। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अस्थायी सदस्य नहीं है? वह है भारत। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा का जो सही कालानुक्रमिक क्रम है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं की घोषणाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है, सबसे पहले तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया आएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सत्य ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12 है, पाइगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भारत के क्षेत्र का बिंदु है। पाइगमेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट भारत के किस क्षेत्र का बिंदु है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे दक्षिणी क्षेत्र का यह बिंदु है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 13, कन्नड़ और तेलुगु की लिपियों में से जो व्युत्पन्न हुआ है वो कौन सी लिपि है? कन्नड़ और तेलुगु की लिपियों से व्युत्पन्न जो लिपि है, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर, गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन
और इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई थी। 15 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको बताना है, किसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, आर्टिकल 32। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी को हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा माना जाता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित गतियों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वर्ष दिया गया है, दूसरे तरफ ऐतिहासिक आंदोलन शुरू होना दिया गया है। तो आपको बताना है कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो शुरुआती वर्ष है आपको मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है ए का 3, यानी जो असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। और 1930 में कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17, आपको बताना है कितने और उससे अधिक की परमाणु संख्या वाले सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं। देखिए, यहां पे तो उत्तर आपको स्पष्ट दिख गया, बट आपको ध्यान में रखना है कि 84 और उससे अधिक की परमाणु संख्या वाले सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18, विश्व की सबसे लंबी नदियों की लंबाई के घटते क्रम हैं। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदियों की लंबाई के जो घटते क्रम है वो कौन सा है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा नील, अमेजोन, चांगजियांग, मिसिसिपी, मिसौरी। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित विधेयकों के नाम और उनके प्रस्तावित संवैधानिक जो है इसको सुमेल कीजिए। जैसे एक तरफ बिल का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ संशोधन संख्या दिया गया है, तो मिलान कीजिए। तो देखिए, इसका सही जो आंसर होगा, चलिए मिलान करते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि अदला बदली समझौता की संविधान संशोधन माध्यम से हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 119वां संविधान संशोधन अधिनियम। दूसरा है माल और सेवा कर विधेयक, यह किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? याद रखिएगा 122वां, ठीक है, 122वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो संशोधन संख्या है वह आपका 121वां, और अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक का जो संबंध है 118वां संविधान संशोधन। यानी 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 20 नंबर, शाम की प्रार्थना के दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। देखिए, इवनिंग प्रेयर के दौरान महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहां पर कर दी गई थी? लोकेशन पूछा गया है, न कि किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बिरला हाउस। इवनिंग की जो प्रेयर थी, इवनिंग प्रेयर के दौरान महात्मा गांधी की हत्या बिरला हाउस में कर दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, आपको बताना है सबसे विषैला पदार्थ जिसमें कम से कम LD50 है। सबसे विषैला पदार्थ जिसमें कम से कम LD50 है, मान है। बताइए किसका? इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा बोटुलिनम। सबसे विषैला पदार्थ जिसमें कम से कम LD50 है, मान है बोटुलिनम। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 22 नंबर है, इसरो के द्वारा प्रदान की गई गूगल अर्थ के भारतीय समकक्ष का नाम क्या है?
इसरो के द्वारा प्रदान की गई गूगल अर्थ के भारतीय समकक्ष का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा भुवन। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? 4 सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें जो हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे 4 महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसें। 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी थर्ड। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 24 है, वाक्यांश को उसके एकल शब्द प्रतिस्थापन के साथ मिलाएं। यहां पे शब्द है और उसके साथ जो वाक्यांश जो सही सुमेलित है मिलान करना है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 24 का जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, यानी सी ऑप्शन। तो चलिए मिलान कर लेते। जैसे यहां पे है एंथ्रोपोस्ट्रिक, एंथ्रोपोस्ट्रिक का जो संबंध है वो है अस्तित्व के केंद्र के रूप में मानव जाति के संबंध में। इस जो एंथ्रोपोस्ट्रिक का जो संबंध है वो है 3 से। इसके बाद जो बी है एंथोसेंट्रिक, इसका संबंध है विदेशी समूहों या संस्कृतियों को देखने की प्रवृत्ति, खुद का नजरिया। और सी का जो है 1 है, देखिए सी का 1 है हेलियोसेंट्रिक, इसका मतलब सूर्य को केंद्र के रूप में रखना या उसका प्रतिनिधित्व करना। तो मिलान कर लीजिए। और जो जियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक का मतलब है एक केंद्र के रूप में पृथ्वी का होना या उसका प्रतिनिधित्व करना। तो डी का सेकंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर है, ब्रेक इवन पॉइंट वह जगह है जहां, ब्रेक इवन पॉइंट वह जगह है जहां, बताइए, जहां कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है। ब्रेक इवन पॉइंट वह जगह है जहां कुल राजस्व कुल लागत के बराबर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर है, भारत में बैंक दर कौन तय करता है? बताइए, भारत में बैंक दर, बैंक का जो रेट होता है, बैंक का जो दर होता है, कौन तय करता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर है, कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का भाग है? कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का भाग है? तो याद रखिएगा, कोर मुद्रास्फीति है, ये जो उन वस्तुओं को शामिल नहीं करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का भाग है? जो उन वस्तुओं को शामिल नहीं करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से जैसे खाद्य पदार्थ और ऊर्जा। 28 नंबर है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मैंने पहले भी बोला था, जितनी भी क्रांतियां हैं, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति, भूरा क्रांति, ये जितने भी क्रांतियां हैं इसको रट्टा मार लीजिए, यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, आपको बताना है। याद रखिएगा, मछली उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है इसे नीली क्रांति कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? 4 कर दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है। जो डायरेक्ट टैक्स है वह आपका संपत्ति कर, ऑप्शन डी। 31 है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा WTO से, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 32 है,
किसे सभी केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? किसे सभी केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को सभी केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, इंदिरा आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन डी दिया गया है, इसका वित्तीय बोझ राज्यों के द्वारा 50 के अनुपात में साझा किया जाता है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, ए, बी और सी कथन इंदिरा आवास योजना के बारे में बिल्कुल सत्य है, डी ऑप्शन सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेजिडेक्स नामक पहला आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक पेश किया था? निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेजिडेक्स नामक पहला आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक पेश किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एनएचबी। एनएचबी 34 का ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 35 पूछा गया है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जो, एक क्लोज इकोनॉमी वह है जो क्या होता है? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है, वो होता है क्लोज इकोनॉमी। 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक स्वीकृति, डी ऑप्शन। ऑलरेडी इन दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? वह है आपका क्रेडिट राशनिंग, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 है, आईआरडीपी को किस दौरान पेश किया गया था? आईआरडीपी को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? याद रखिएगा, आईआरडीपी को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 39 है, एसआईडीओ किसके विकास से संबंधित है? एसआईडीओ किसके विकास से संबंधित है? लघु उद्योग से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर है, निम्न में से कौन से प्रोग्रामर गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं? निम्न में से कौन से प्रोग्रामर गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 41 है, गैर अनुसूचित बैंक वे हैं जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की किस सूची में शामिल नहीं किया गया है? गैर अनुसूचित बैंक वे होते हैं जिन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की, बताइए, दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 पूरा, पूरा याद रखिए, पूरा का मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं प्रदान करना। पूरा मॉडल की वकालत किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। पूरा मॉडल की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। पूरा के बाद प्रश्न संख्या है 43। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, कितनी थी? याद रखिएगा 65.5%, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 44 है, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है?
तो याद रखिएगा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हालांकि प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से वह कौन सा तत्व है जो कि प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लूटोनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 46 है, किस परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों का आणविक भार मापा जाता है? किस परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों का आणविक भार मापा जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु है? या आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? तो है आपका राइजोबियम। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? वह आपका अंडाशय है, ओवरी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है 50, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? वह आपका कलपक्कम। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग टेस्ट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का। और इसी पीडीएफ में आपको लास्ट में यहां पर आंसर की प्रोवाइड कराया गया है ताकि आप ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस कर पाएं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर करा जाएगा, तो आप जो है वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको मालूम ही है, पीडीएफ में भी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपको टेस्ट सीरीज जो है किस तरह से बेनिफिट हो रहा है, कहां कहां चीजें और ऐड की जानी चाहिए। कोई प्रश्न में डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।